हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग इतिहास की क्वेश्चन सीरीज 9 को डिस्कस करेंगे। सेम वही पैटर्न रहेगा, पहले हम एंशियंट हिस्ट्री करेंगे, फिर मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। और ये सीरीज लगातार आपकी चलती रहेगी और इसमें मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करता रहूंगा जब तक इतिहास के सारे टॉपिक आपके कवर नहीं हो जाते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों की विकेट गिरेगी, देखिएगा। कई तो 8 विकेट हो जाएंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 121, भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग भरतपुर आर्कियोलॉजिकल साइट? पहली बात तो ये समझिए, भरतपुर। अब भरतपुर का जैसे नाम सुने दिमाग में आता होगा तो सबसे पहले पहला ऑप्शन ही दिया हुआ, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो कई लोगों को ये पता होगा कि ये जो भरतपुर है ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल वाले की, वो आपके राजस्थान वाले की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऑप्शन ए को टिक मार करके वो आगे बढ़ जाएंगे। परंतु ये जो भरतपुर की बात हो रही है ये स्थित है आपके वेस्ट बंगाल में। और ये है आपकी एक चैल्कोलिथिक साइट, चैल्कोलिथिक साइट है ये, ताम्र पाषाणिक स्थल है ये। और ये पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, बिल्कुल सही है। ये राजस्थान में स्थित है जहां पर प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये गलत है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यहाँ की कालावधि एक, इसको चैल्कोलिथिक पीरियड वन कहा जाता है। पीरियड वन में मछली पकड़ने और शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। काल अवधि दो में लोहे और उत्तरी काल में चमकदार मृदभांडों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है बात, ये दोनों चीजें ये भी आपकी सही है और ये भी आपकी सही है। जो भरतपुर पुरातात्विक स्थल है, और ये कहाँ वाले भरतपुर की बात हो रही है? पश्चिम बंगाल वाले की बात हो रही है। तो विकेट गिराना यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो क्या है? आपका राजस्थान है। कौन सा सही नहीं है? राजस्थान। ये वाला सही नहीं है, पश्चिम बंगाल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास क्षेत्र है? मतलब भारत का सबसे बड़ा अगर मेसोलिथिक सेटलमेंट एरिया देखा जाए तो कौन सा है? तो वो सीधी सी बात है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा ही रखा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है वो है बागौर। सबसे पहला और सबसे बड़ा कौन सा है? वो है बागौर। बागौर कहां पर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा अगर उत्खनन करवाया गया है तो बागौर में ही करवाया गया है। यहाँ पर आपके बागौर की बात करते हो या फिर आदमगढ़ की बात करते हो, यहाँ पर आपके आदमगढ़ जो एमपी में है, यहाँ पर आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है बात। बागौर जो है वो मध्य पाषाणिक वास क्षेत्र है, सबसे बड़ा है। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, बूचल खाने क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। बूचल खाने की बात होती है, अगर स्लॉटर हाउस की बात करें तो स्लॉटर हाउस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्लॉटर हाउस जो मिला है वो मिला है मदहा से। मदहा कहाँ पर है? ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ यूपी में स्थित है। प्रतापगढ़ यूपी में स्थित है। ठीक है बात, प्रतापगढ़ यूपी में स्थित है। और यह एक मध्य पाषाण स्थल है, मध्य पाषाण स्थल है। तो मध्य पाषाण स्थल में, और यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं? स्लॉटर हाउस के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है बात। चौपानी, मांडव, दमदमा, सराय, नाहरा, ये सब आपके कहां पर स्थित हैं? ये सब आपके यूपी में स्थित है और इनके बारे में मैं पिछले सीरीज में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है। अब यहां से आपका सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाती है। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते थे स्टोन एज से, वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब यहां से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी शासन व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडस वैली वॉज। ठीक है, अब वो कैसा था? क्या वो सेकुलर फेडरलिज्म था? ओलिगार्की, ओलिगार्किक था। ओलिगार्किक मतलब होता है बेटा कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र। सैद्धांतिक संघवाद था, प्रिंसिपल प्रिंसिपल फेडरलिज्म था। सैद्धांतिक एकात्मकता था, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉलिडारिटी थी नहीं। तो यहां पर जो है एक आपके स्टुअर्ट पिगट एक आपके विद्वान थे, उन्होंने बताया था कि यहां पर जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो आपका शासन व्यवस्था थी, वो ओलिगार्किक थी। ओलिगार्किक क्या होता है? ये ओलिगार्किक एक प्रकार का सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन होता है जिसमें राजनैतिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति मतलब पॉलिटिकल पावर, अभिजात्य वर्ग, अभिजात्य वर्ग, या फिर जो आपके धनवान लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, उनके हाथ में होता है। तो अब जब जैसे अगर आप हड़प्पा की बात करते हो तो हड़प्पा से दो प्रकार के टीले मिले हैं। ठीक है बात, एक जो थोड़ा सा ऊंचाई पर है जिसको सिटेडल बोला गया, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा बड़ा था और इसको बोला गया कॉमन क्लैन।
कॉमन क्लैन। तो ये दो तरह के क्षेत्र मिले हुए हैं। यहाँ के जो आवास थे वो थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से ज्यादा विस्तृत हैं, और यहाँ की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर जो आम समाज होता था वो वहां पर निवास करता था। तो स्टुअर्ट पिगट का ये मानना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस पर डिपेंडेंट था? वो सिटेडल पर था, सिटेडल, सिटेडल पर, या फिर आप इसको गुंबद वर्ग कह सकते हो, गुंबद वर्ग कह सकते हो। ठीक है, यही अभिजात्य वर्ग था, यही आपका धनीवान वर्ग था जो पूरे के पूरे शासन व्यवस्था को संभालता था। और उनके अनुसार ये जो कुलीन तंत्र था, ये जो अभिजात्य वर्ग था, ये पुजारी वर्ग हुआ हो सकता है, पुजारी वर्ग हो सकता है। या फिर कुछ और विद्वान है थे, वो ये कहते थे ये व्यापारी थे, बड़े व्यापारी वर्ग था जो यहाँ पर शासन व्यवस्था को संभालता था। परंतु ये धनवान थे, ये अभिजात्य थे, ये थोड़े से ज्यादा, जैसे इस समय समझिए अंबानी, समझिए अंबानी, या फिर बात करते हैं टाटा साहब की, ठीक है, बाद अंबानी की बात करते हैं या फिर अडानी की बात करते हैं, तो वो जो व्यापारी वर्ग था, समझ में आ गई बात? तो उनके हाथ में क्या था? पूरा का शासन प्रशासन होता है, अभिजात्य वर्ग के हाथ में रहता है, तो ऐसे सिस्टम को ओलिगार्की कहा जाता है। तो सिंधु घाटी शासन व्यवस्था कैसी थी बाबू? ओलिगार्की थी, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। हड़प्पा में कितने धान कोष्ठ मिले हैं? हड़प्पा से कितने धान कोष्ठ मिले? हड़प्पा से जो है आपके छह छह के 12 मिले हैं। छह छह के कितने मिले हैं बाबू? 12 मिले हैं। तीन छह छह के दो कॉलम मिले, इस तरह से मिला हुआ है, छह छह खाने की दो पंक्तियां मिली हैं, मतलब कुल कितने अन्नागार मिले हैं बेटा? 12 अन्नागार मिले हैं। तो छह छह के कितने मिले हैं बेटा? 12 अन्नागार यहां से प्राप्त हुए हैं। और अगर इनका क्षेत्रफल पूछ लेता है तो 2745 मीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ था। मतलब ये जो आपका अन्नागार, अन्नागार समझते हो ना, जैसे अरे तुम्हारे गांव में डेयरी होगा जिसमें अनाज को रखा जाता होगा स्टोर करके, वही अन्नागार है। उस अन्नागार का जो पूरा क्षेत्रफल है, अगर इन बारहों को अगर आप जोड़ देते हो, पूरा क्षेत्रफल अगर देखोगे तो 2745 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्रफल होता है। अब इस तरह के कितने मिले हैं बेटा? 12 अन्नागार मिले हैं। मतलब कितने पंक्तियों में मिले हैं बेटा? छह छह की पंक्तियों मिले हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? आपका ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से आपकी मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। मेडिवल हिस्ट्री में क्या है आपका? आमिर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था? ये आप लोग बता सकते हो। आमिर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो पटियाली गांव में हुआ था, ये मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था। कब हुआ था? 1253 ईस्वी में हुआ था। पटियाली गांव कहां पर पड़ता है? एटा जिले में। एटा जिले कहां पर है आपके? एटा जिला कहां पर है आपके? उत्तर प्रदेश में। एटा जिला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। आमिर खुसरो को और क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता हिंद कहा जाता है। और ये तकरीबन 8 सुल्तान के काल में रहे थे, सुल्तान के काल में ये रहे थे। ये आपको याद रखना आमिर खुसरो के बारे में। इनका जन्म कहां पर हुआ था? पटियाली, पटियाला नहीं, पटियाला आपके पंजाब में पड़ जाता है, ये पटियाली गांव है, एटा, एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है, 1253 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। पांड्य साम्राज्य किसमें विलीन हो गया था? पांड्य पांड्य किंगडम मर्ज इनटू किसमें से किसमें विलीन हो गया था? तो क्या वो दिल्ली सल्तनत था, क्या वो विजयनगर था, क्या वो चेर था, क्या वो मुगल था? अब ये जो पांड्य साम्राज्य है ये आपका मिल गया था किसमें? दिल्ली सल्तनत में। कब मिला था? ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसका जो आपका सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर, हजार दिनारी भी बोला जाता है, मलिक काफूर, उसने दक्षिण में अभियान किया था। और उस दक्षिण के अभियान में इसने क्या किया था? इस पांड्य साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में पांड्य साम्राज्य को मिलाने वाला कौन था? वो मलिक काफूर था। किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128। किस शासक ने अशोक पिलर को दिल्ली लाया था? अब देखो, अशोक के जो पिलर थे उसको दिल्ली लाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। कहां कहां से लाए थे? तो ये दो जगह था, एक था आपका टोपरा, टोपरा, और दूसरा था आपका मेरठ। ठीक है बात, टोपरा कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में स्थित जो आपका टोपरा में स्थित आपका अशोक का स्तंभ था उसको दिल्ली में लेकर के आए थे। और मेरठ जो आपका यूपी में स्थित है, वहां पर स्थित जो आपका स्तंभ था, अशोक का स्तंभ था, उसको दिल्ली में ले आए थे। और जो फिरोज शाह जो आपका स्टेडियम है वहीं पर इसको गड़ा हुआ है और आज भी वहीं पर स्थित है। तो टोपरा से लाया था और मेरठ से लाया था। अशोक पिलर को दिल्ली लाने वाले कौन थे? फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129। जौनपुर के नगर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज तुगलक ने किया था। ठीक है बात, फिरोज तुगलक ने किया था 1359 में, 1359 में स्थापना की थी अपने चचेरे भाई, चचेरे भाई, चचेरे भाई जौना खान की याद में, जौना खान की याद में। और इस जौना खान का जो आप शासक के रूप में जिसको आप देखते हो मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हो, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है? जौना खान है। शासक की ये नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक है। यह जो था ये फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था, इसका जो वास्तविक नाम था जौना खान। जौना खान के ही नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। निम्न में से किस इमारत में पित्रादुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया है? अब देखो, पित्रादुरा
या फिर पित्रादुरा एक टेक्निक होती है जिसको पच्चीकारी भी बोलते हैं बेटा, पच्चीकारी। अब पच्चीकारी में क्या होता है, संगमरमर की रंग बिरंगी आपकी पत्थर होते हैं बेटा, तराशे हुए होते हैं, चमकते हुए होते हैं, रंगीन पत्थर होते हैं, और इस पर आर्किटेक्चर बनाया जाता है, इस पर कलाएं बनाई जाती हैं। ठीक है बात, तराशे हुए चमकदार होते हैं, रंगीन पत्थर होते हैं, और इस पर आकृतियां बनाई जाती हैं, और इस आकृतियों को अलग अलग पत्थरों को एक साथ जोड़ करके मॉन्यूमेंट में लगाया जाता है। इस टेक्निक को बोला जाता है पित्रादुरा। तो पित्रादुरा टेक्निक जो है वो आपको देखने को मिलती है ताजमहल में। कहां पर देखने को मिलती है, ताजमहल में। लेकिन सबसे पहली बार इस टेक्निक का प्रयोग किया गया था इदमातुद्दौला के मकबरा में। इदमातुद्दौला कौन थे, नूरजहां जानते हैं, शाहजहां की जो, शाहजहां की, सॉरी, जहांगीर की जो आपकी बेगम थी, उनके पिता का नाम था इदमातुद्दौला। इदमातुद्दौला के मकबरे में सबसे पहली बार इस टेक्निक का प्रयोग किया गया था, पित्रादुरा टेक्निक का। जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहां, नूरजहां के ही पिता थे इदमातुद्दौला, उनके मकबरे में इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहली बार पित्रादुरा टेक्निक का प्रयोग यहीं पर हुआ था। ठीक है बात, इदमातुद्दौला के मकबरे में। और इसके बाद कहां पर होगा, फिर उसके बाद शाहजहां करवाएंगे, शाहजहां करवाएंगे अर्जुमंद बानो बेगम के कब्र पर, जिसको आप ताजमहल बोलते हैं, वहां पर दूसरी बार यूज किया जाएगा पित्रादुरा। सबसे पहली बार कहां पर होता है, इदमातुद्दौला के मकबरे में हुआ था। किसने करवाया था, नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। यहां से आपका शुरू हो जाता है, यहां से आपका शुरू हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो पहला है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878, किसके समय में आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 किसके समय में आया था। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 किसके अधिनियम, किसके समय था। रॉलेट अधिनियम 1919 किसके समय में आया था। तो वर्नाकुलर प्रेस प्रेस जो अधिनियम था, ये आया था आपके लॉर्ड रिटन के काल में। तो इसका सही जवाब हो गया तीसरा, लॉर्ड रिटन उस समय थे वायसराय। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करते हो तो ये लॉर्ड कर्जन के ही समय आया था। समझ में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इन सब की स्थापना इसी के समय हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल का विभाजन भी इसी के समय हुआ था। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 में, ये जो आया था लॉर्ड मिंटो के समय आया था। 1909 में लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है बात, मॉडल मिंटो एक्ट भी आया था यहीं पर। रॉलेट नियम की बात करते हैं तो इस समय जो आपके वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। तो ये हो गया आपका पहला। ठीक है बात, तो 3-2-4-1, 3-2-4-1। ठीक है बात, तो 3-2-4-1 इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किसके समय में आया था बाबू, लॉर्ड लिटन के काल में आया था। इंडियन यूनिवर्सिटी वाला लॉर्ड कर्जन के समय आया था। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 की अगर बात करें तो लॉर्ड मिंटो के काल में आया था। रॉलेट एक्ट नियम 1919 का लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये आरपी राजस्थान पीएससी 2018 का प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वहां पर मैंने एग्जामिनेशन के डेट नहीं, एग्जामिनेशन नहीं लिखा है बेटा, लेकिन वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है बाबू। कुछ यूपी के हैं, कुछ राजस्थान के, कुछ एमपी के हैं, कुछ टीजीटी के, कुछ पीजीटी के, कुछ यूपीएससी के, इन सब के प्रश्न है बाबू यहाँ पर। समझ में आ रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 132। भारत सरकार अधिनियम 1919 में महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उसने शुरू किया था। क्या शुरू हुआ था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंट्रोड्यूस्ड, क्या शुरू हुआ था, पृथक प्रतिनिधित्व, द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्र और प्रांतीय सरकारों के विषय का विभाजन। तो यहां से शुरू हुआ था बेटा द्वैत शासन, जिसको आप डायरकी बोलते हो। द्वैत शासन या फिर क्या बोलते हो, डायरकी बोला जाता है, डायरकी बोला जाता है। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन को आरंभ किया गया था। जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे, प्रांत में द्वैत शासन को आरंभ किया गया था। और इस द्वैत शासन को खत्म कब किया गया था, तो आप बोलोगे 1935 में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, वहां पे प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म करके केंद्र में लगा दिया गया था। और इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में चर्चा कर रखी है। तो डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रांतों में, ये हुआ था, द्वैत शासन को इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर। वही पृथक पृथक प्रतिनिधित्व की बात करते हो तो 1909 में आया था, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म के समय आया था। ठीक है बात, प्रांतीय स्वायत्ता 1935 में मिली थी। ठीक है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, भारत में निम्न में से कौन सा डच बस्ती नहीं थी। अब डच बस्तियों की अगर आप बात करते हैं तो माहे, बालासोर, चिंसुरा और नागपट्टनम। अब निम्नलिखित में से अगर आप बात करते हैं तो कौन सी डच बस्ती नहीं थी, तो डच बस्ती थी कौन कौन सी, तो डच बस्ती थी आपकी चिंसुरा, चिंसुरा मतलब जहां पर डच फैक्ट्री लगी थी, चिंसुरा, बालासोर, बालासोर और नेगापट्टनम, नेगापट्टनम। ये तीन जो थी वो आपकी डच बस्तियां थी। अब डच बस्तियां बनी कब थी, तो चिंसुरा को डचों ने अपनी बस्ती बनाया था 1653 में। वहीं पर बालासोर और नेगापट्टनम की बात करते हो तो यहां पर डच बस्ती स्थापित हुई थी 1658 में। कब हुआ था, 1658 में। तो बालासोर और नेगापट्टनम को डच बस्ती कब बनाया गया था, 1658 में। वही चिंसुरा को कब बनाया था, 1653 में बनाया गया था। वहीं पर अगर आप माहे की, तो ये थी, ये थी और ये थी, तीनों थी। वहीं माहे की अगर बात करते हो तो ये डच की नहीं थी, ये फ्रांस की बस्ती थी। डच की नहीं थी और फ्रांस की बस्ती। तो फ्रांस की और कौन कौन सी बस्तियां थी, माहे है, कराइकल है, यनम है, यनम है, पुद्दुचेरी था, पुद्दुचेरी जिसको पांडिचेरी पहले बोला जाए, पुद्दुचेरी था, और आपका चंद्रनगर था, चंद्रनगर था, ये बंगाल में था, चंद्रनगर। ये सारी कौन सी बस्तियां थी,
माहे हो गया, कराईकल हो गया, यनम हो गया, पुदुचेरी हो गया, चंद्रनगर, ये सब किसकी बस्तियां थी? ये सब फ्रांस की बस्तियां थी। किसकी बस्तियां थी बेटा? फ्रांस की बस्तियां थी। डच की बस्तियां कौन कौन सी थी? चिंसुरा, बालासोर और नेगापट्टनम। चिंसुरा कब बनाई गई थी? 1653 में। बालासोर और नेगापट्टनम कब बनाया था? 1658 में। माहे की बात करते हो, कराईकल की बात करते हो, यनम की बात करते हो, पुदुचेरी और चंडीगढ़, ये सब किसकी बस्तियां थी? फ्रांस की बस्तियां। तो इसमें से कौन सा डच सेटलमेंट नहीं था? तो वो कौन सा नहीं था? माहे नहीं था। माहे किसका था? फ्रांस का सेटलमेंट था। ठीक है। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया, कब लौटाया गया था? तो देखो, फ्रांसीसियों को फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया था इस संधि के द्वारा, एक्सला शापल संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा बेटा? एक्सला शापल संधि के द्वारा, इसके द्वारा इसको लौटाया गया था वापस। ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक्सला शापल संधि जो था वो आपने कर्नाटिक युद्ध के बारे में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो लेक्चर आपके हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं। ऐप पर जाकर के आप हिस्ट्री के कोर्स को परचेज कर सकते हो। हिस्ट्री का बैच भी ओपन हो चुका है, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन मैप का बैच ओपन हो चुका है, बायो का बैच ओपन हो चुका है और वर्ल्ड मैपिंग का बैच ओपन हो चुका है। 4 बैचेस मैंने ओपन कर रखे हैं। आप जाकर के उसको परचेज कर सकते हो। कम से कम फीस वहां की रखी गई है और ज्यादा ज्यादा चीजें वहां पर आपको दी जाएंगी। ठीक है। अगर एक्सला शापल ट्रीटी की बात करते हो तो इसकी जो बात करते हैं, तो ये कर्नाटिक युद्ध अगर आपने देखा होगा तो 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे। तो पहला जो कर्नाटिक वॉर हुआ था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ये जो भी कर्नाटिक वॉर की बात करते हो तो ये एंग्लो और फ्रेंच वॉर था। एंग्लो फ्रेंच वॉर था। तो जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ था, ये हुआ था आपका 1740 से लेकर के 1748 तक। ठीक है बात। और इसी में क्या हुआ था, फ्रांसीसियों ने मद्रास वाले क्षेत्र को जीत लिया था और इसकी ट्रीटी से अब 1748 में जो ट्रीटी होती है, एक्सला शापल ट्रीटी, उसके द्वारा ये युद्ध समाप्त हो जाता है और मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया जाता है। मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया जाता है। अब एक्सला शापल क्यों हुआ था? ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुआ था। अब इसमें क्या था बेटा, अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने अलग अलग विश्व में कॉलोनी बनाई थी। तो अगर युद्ध इनका यूरोप में होता था ना, तो विश्व में कहीं पर भी रहते थे वहां पर लड़ना शुरू हो जाते थे। तो भारत में भी इनके कई क्षेत्र थे, तो अगर यूरोप में लड़ाई होती थी तो उसका असर भारत में भी देखने को मिलता था। भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ना शुरू कर देते थे। तो ये जो था आपका फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ये 1740 से लेकर के 1748 तक हुआ था और एक्सला शापल ट्रीटी के द्वारा ये समाप्त हो गया था। अब उसके बाद अगर आप सेकंड कर्नाटिक वॉर की बात करते हो, सेकेंड कर्नाटिक वॉर, ये भी एंग्लो फ्रेंच वॉर था। कर्नाटिक वॉर की अगर आप बात करते हो तो ये हुआ था आपका 1749 से लेकर के 54 तक, मतलब 1754 तक हुआ था। ये आपका सेकंड कर्नाटिक वॉर था और 1754 में ट्रीटी होती है, पौंडीचेरी ट्रीटी, और उसके साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड भी बता देता हूं, थर्ड जो आपका कर्नाटिक वॉर था, थर्ड कर्नाटिक वॉर की अगर आप बात करते हो तो ये जो हुआ था, ये 1758 से लेकर के 63 तक हुआ था, मतलब 1763 तक हुआ था और ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा खत्म समाप्त हुआ था। ट्रीटी ऑफ पेरिस के द्वारा समाप्त हुआ था 1763 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था और उसके साथ ये समाप्त हो गया था। समझ में आ गई बात। और इसी कर्नाटिक वॉर में बैटल ऑफ वांडी वॉश होता है, जिसमें फ्रांसीसी पूरी तरीके से हार जाते हैं और ये समझिए फ्रांसीसियों का सफाया हो जाता है भारत से इसी थर्ड कर्नाटिक वॉर में और अंग्रेज जीत जाते हैं यहाँ पर बैटल ऑफ वांडी वॉश में। ठीक है बात। तो ये थर्ड कर्नाटिक वॉर था, 1758 से लेकर के 63 तक होता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस था 1763 में होता है। थर्ड कर्नाटिक वॉर समाप्त हो जाता है। अगर आप सालबाई ट्रीटी की बात करते हो तो सालबाई ट्रीटी जो था, ये हुआ था मराठा मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1782 में हुआ था सालबाई। अगर मैंगलोर की बात करते हो तो ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में, मतलब टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू सुल्तान के बीच में ये मैंगलोर ट्रीटी हुई थी 1784 में। तो यहां पर कुछ ट्रीटीज हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। तो एक्सला शापल है, पौंडीचेरी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ पेरिस है। ये तीनों किससे जुड़ी हुई हैं? ये कर्नाटिक वॉर से जुड़ी है। सालबाई ट्रीटी मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। वहीं पर मैंगलोर ट्रीटी की बात करते हो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर, या फिर अगर आप बात करते हो टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ है 1784 का मैंगलोर ट्रीटी। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन क्या है, 1609 में कैप्टन हॉकिंस सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के आदेश जहांगीर के दरबार में आया था। बिल्कुल सही बात है, कैप्टन हॉकिंस आए थे। जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी, परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर के मना कर दिया। यह भी बात बिल्कुल सही है। जब अंग्रेजों ने स्वाली स्वाली में पुर्तगाली बेड़े को हिलाया, अब स्वाली स्वाली जो है बाबू, ये है सूरत में।
स्वाली जो है वो है सूरत में, और ये बैटल जो हुई थी वो 1612 में हुई थी। कब हुआ बेटा? 1612 में। स्वाली जो है वो सूरत के समीप गुजरात के पास पड़ता है। तो अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध में जब पुर्तगाली बेड़े को हराया था, तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान जारी कर दिया था। ये भी बात बिल्कुल सही है, पुर्तगाली हार चुके थे, क्योंकि पहले पुर्तगालियों ने पूरी तरीके से अनुमति ले रखी थी, लेकिन जब पुर्तगाली हार गए तो फिर उसके बाद अनुमति जहांगीर ने किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। थॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था, मतलब पुर्तगालियों को थॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया। नहीं बाबू, थॉमस रो के नेतृत्व में नहीं, थॉमस रो तो 1615 में जहांगीर के दरबार में आता है। समझ में आ गई बात? थॉमस रो तो 1615 के जहांगीर के दरबार में आता है। ये जो बैटल ऑफ स्वाली हुआ था उसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो थॉमस वेस्ट ने किया था। थॉमस वेस्ट ने किया था। दोनों थॉमस हैं, लेकिन एक थॉमस रो है। ये 1615 में आएगा, 1615 में आएगा, भारत में जहांगीर के दरबार में आएगा। और थॉमस वेस्ट ने स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया था। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है, फॉल्स पूछा था। तो थॉमस रो नहीं थे, वो थॉमस वेस्ट थे। इसके साथ आज का आपका ये सीरीज समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने तकरीबन 135 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं कि ये चैनल है, इस तरह का चैनल है जहां पर इस तरह की चीजें करवाई जाती हैं। अपने दोस्तों को बताएं, प्लस ऐप के बारे में भी अपने दोस्तों को बताएं। ऐप पर आप जाकर के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रांग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।